लागत है। आज का जो विश्लेषण है ना, वो एक ऐसे विषय पर है जो देखने में तो बहुत ही आम लगता है। बिल्कुल, बहुत आम। लेकिन अगर गहराई से देखें तो बहुत दिलचस्प भी है। हाँ, आज हम साहित्यकार और पत्रकार अजामिल जी के एक बहुत ही बेहतरीन लेख पर चर्चा कर रहे हैं। लेख का नाम है गुजिया के मौसम में समोसा, रंग, स्वाद और व्यवस्था का त्रिकोण। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। बिल्कुल। मतलब हम इस चर्चा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे त्योहारों पर, खासकर होली पर, मीठे पकवान भले ही सारी लाइमलाइट ले जाते हों, लेकिन एक नमकीन व्यंजन कैसे चुपचाप पीछे से पूरी व्यवस्था को संभाले रहता है। सही कहा। और मुझे इस लेख का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट या विरोधाभास लगा वो यही है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। जैसी होली आती है ना, तो अखबारों से लेकर सोशल मीडिया तक और हमारे घरों की रसोई तक हर जगह बस गुजिया छाई रहती है। ऐसा लगता है मानो होली और गुजिया का कोई जन्म जम का रिश्ता हो। है ना? लेकिन अज़ामिल जी ने बड़े ही खूबसूरती से इस बात पर जोर दिया है कि गुजिया भले ही एक पोस्टर बॉय हो या कह लें कि एक रस्म हो, लेकिन समोसा वो बैकबोन है जिसके बिना कोई रंग रौनक पूरी नहीं होती। बिल्कुल। आप देखिए, मीठे को ना हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हाँ, उसे बहुत सजा-धजा कर पेश करते हैं लोग। जी। गुजिया मीठी है इसलिए वो सम्मान पाती है, लेकिन समोसा नमकीन होने के कारण एक बुनियादी जरूरत बन जाता है। और यहीं से ना एक बड़ा ही दिलचस्प मानवीय मनोविज्ञान सामने आता है जो इस लेख में बताया गया है। वो शिकायत वाला पहलू। बिल्कुल, वो शिकायत वाला। मतलब अगर होली के दिन किसी को गुजिया ना मिले, तो लोग बस इतना ही कहते हैं कि इस बार गुजिया खाने को नहीं मिली। एक हल्की सी शिकायत होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी होली की बैठक में समोसा ना मिले तो क्या होगा? तो लोग सीधे व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। मतलब वो कहते हैं कि भाई, ये कैसा इंतज़ाम है? हाँ, वो सीधे सीधे मैनेजमेंट की नाकामी मान ली जाती है। ये प्रतिक्रिया ही दिखाती है कि समोसा केवल एक स्नैक नहीं है, वो आयोजन की सफलता का एक अघोषित मापदंड है। हम्म। समोसा कभी होली के उन चमकदार विज्ञापनों या पोस्टरों पर नहीं छपता, लेकिन हर थाली में और हर इंसान के पेट में अपनी जगह ज़रूर बना लेता है। वो एक मूक कार्यकर्ता की तरह है जो मंच के पीछे रहकर पूरा शो चलाता है। सही बात है। और इसी मूक कार्यकर्ता के अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें ना, तो वो और भी हैरान करने वाला है। आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, जो स्रोत हमने देखे हैं, उनके अनुसार भारत में रोजाना औसतन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के समोसे खा जाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई सरकारी या कॉर्पोरेट सर्वे का आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बस जनता की रोजमर्रा की आदतों से निष्ठापूर्वक प्रमाणित एक सच्चाई है। इतनी बड़ी खपत बिना किसी बड़ी मार्केटिंग या ब्रांडिंग के हो रही है। ये अपने आप में एक अलग ही आर्थिक मॉडल है। हाँ, और इसके पीछे सिर्फ भूख मिटाना ही इकलौता कारण नहीं। हजामिल की ने समोसा खाने के मनोविज्ञान को ना बड़े मजेदार तरीके से 5 चरणों में बांटा है। वो 5 चरण सच में बहुत ही सटीक है। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरे हैं। तो पहला चरण तो वो है जहां समोसा सिर्फ स्वाद के लिए खाया जाता है। मतलब वो कुरकुरापन और मसाले का स्वाद। हाँ, और फिर आता है दूसरा चरण। दूसरा समोसा लोग अक्सर मन की शांति या एक तरह की मानसिक संतुष्टि के लिए खाते हैं। यहाँ तक आते आते भूख लगभग शांत होने लगती है। और असली खेल तो तीसरे और चौथे चरण में शुरू होता है, जब भूख मिट चुकी होती है लेकिन फिर भी हम खाते हैं। वहाँ या तो इंसान सिर्फ लालच में खा रहा होता है, या फिर उसके अंदर एक आत्मग्लानि जन्म लेने लगती है कि मैं इतना क्यों खा रहा हूँ। और फिर आता है पांचवां चरण, जो सबसे शानदार है, जहां इंसान पूरी तरह से हथियार डाल देता है। आत्मसमर्पण की अवस्था। बिल्कुल। वो सोचता है कि अब जब 4 खा ही लिए हैं, तो चलो एक और सही, अब तो खा ही लिया है तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ये जो तर्क है ना, ये समोसे की एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। इसी वजह से वो बाकी सब व्यंजनों पर भारी पड़ता है। अगर हम विदेशी फास्ट फूड से इसकी तुलना करें, तो पिज्जा या बर्गर जो है वो पेट भरने से पहले आपकी जेब हल्की करते हैं। समोसा तो उनसे प्रतियोगिता ही नहीं करता, वो एक अलग ही लीग में है। हाँ, और सिर्फ विदेशी ही क्यों, हमारे अपने क्षेत्रीय व्यंजनों से भी अगर मुकाबला देखें, जैसे इडली और डोसा बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन उन्हें खाने के लिए आपको एक जगह चाहिए, एक सलीका चाहिए। अब चलते फिरते डोसा नहीं खा सकते। सही कहा। और अगर चाउमीन की बात करें, तो वो चाहे कितनी भी लच्छेदार क्यों ना हो, समोसे के ठोस और सुगठित डिजाइन के सामने टिक नहीं पाती। छोले भटूरे भी हैं, लेकिन वो बहुत भारी हो जाते हैं। उन्हें खाने के बाद तो इंसान को नींद ही आने लगती है। हाँ, वो तो एक पूरा मील हो गया। समोसे की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो एनी टाइम एनीवेयर वाली श्रेणी में आता है, सर्व सुलभ है। आप इसे चलते चलते खा सकते हैं, किसी से बहस करते हुए खा सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर आप गुस्से में हैं तो भी समोसा खाया जा सकता है। बोल। लेख में एक जगह लिखा है कि जो लोग घर से बाहर काम करते हैं,
उनके लिए ये महज एक फास्ट फूड नहीं है। हाँ, ये उनके लिए एक अस्थायी भोजन योजना है, एक टेम्पररी मील प्लान जो तुरंत ऊर्जा देता है और जेब पर भारी भी नहीं पड़ता। और ये जो ऊर्जा और संतोष समोसा देता है ना, इसका इतिहास कोई आज का नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई नया फास्ट फूड है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हाँ, स्रोतों से पता चलता है कि समोसे का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। सोचिए, 1000 साल, और इसका जो सफर रहा है राजमहलों से लेकर आम जनता तक का, वो बहुत ही दिलचस्प है। शुरुआत में तो ये राजाओं और अमीरों का ही व्यंजन हुआ करता था ना। नहीं होता था, बल्कि कीमा, महंगे मेवे और सूखे फल भरे जाते थे। तो फिर ये आम जनता तक कैसे पहुंचा? धीरे धीरे ये महलों की रसोई से बाहर निकला और इसका पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण हो गया। महंगे मेवों की जगह उस चीज ने ले ली जो हर मौसम में आसानी से और सस्ती मिल जाती थी। मतलब आलू? हाँ, आलू। और इसी ने इसे सही मायनों में लोकतांत्रिक बनाया। और एक बात जिस पर मुझे बहुत अचरज हुआ, वो है इसका डिजाइन। 1000 साल में इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं आया। वो त्रिकोणी आकृति, नुकीले कोने और अंदर मसालेदार आलू की भरावन, ये सच में एक अजेय डिजाइन है। लगता है जैसे ये पहली बार में ही इतना परफेक्ट बन गया था कि किसी अपडेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाजार ने कोशिश तो बहुत की इसके साथ प्रयोग करने की। अरे हाँ, वो चीज समोसा, चॉकलेट समोसा और पिज्जा समोसा भी लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा जरूर, लेकिन हकीकत में इन आधुनिक प्रयोगों को जनता ने संदेह की नजरों से ही देखा और सिरे से नकार दिया। भारत में खाने के मामले में वैसे भी लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, और फिर यहाँ जो आलू और समोसे का गठबंधन है ना, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। अजामिल जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत में आलू और समोसे का गठबंधन भारतीय राजनीति के बड़े से बड़ी गठबंधनों से भी ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद है। ये बहुत ही गहरा व्यंग्य था। राजनीति में तो रातों रात सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन समोसे के अंदर से आलू को निकालने की कोई भी क्रांति आज तक सफल नहीं हो पाई है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, ये गठबंधन अटूट है। लेकिन एक चीज है जिसके बिना ये गठबंधन भी अधूरा है, मतलब समोसे की आत्मा। आप चटनी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। चटनी के बिना समोसा तो ऐसा ही है जैसे रंगों के बिना होली। सही कहा। वो जो हरी तीखी चटनी और लाल मीठी चटनी के बीच का संतुलन होता है ना, वही समोसे का असली स्वाद तय करता है। और मजे की बात देखिए कि समोसे के मूल स्वरूप पर भले ही प्रयोग सफल ना हुए हो, लेकिन चटनी पर लोगों ने खूब प्रयोग किए हैं। हाँ हाँ, दुकान की एक अलग चटनी होती है, और यही चटनी समोसे को सिर्फ एक भोजन नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव बना देती है। लेख में प्रयागराज का जो उदाहरण दिया गया है, वो इसी अनुभव को दर्शाता है। हाँ, जहाँ बताया गया है कि वहाँ के जो समोसा पॉइंट हैं, वो किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है। बिल्कुल। वहाँ लोग उस बड़ी सी लोहे की कढ़ाई के पास सिर्फ समोसे के तलने का इंतजार नहीं करते। वो इंतजार उनके लिए एक तरह का मेडिटेशन है। मतलब वो खौलते तेल की आवाज, वो मसालों की खुशबू, वो कुछ पल ऐसे होते हैं जहाँ इंसान जीवन की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वो बस उस सुनहरे होते समोसे को देखता है। ये एक ऐसा सांस्कृतिक प्रभाव है जिसे आप किसी एसी वाले रेस्टोरेंट में महसूस नहीं कर सकते। और इस प्रभाव की गूंज ना आपको हमारे पॉप कल्चर में भी सुनाई देगी। वो मशहूर गाना तो आपको याद ही होगा, जब तक रहेगा समोसे में आलो। बिल्कुल। और जैसा लेख में कहा गया है, ये सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक घोषणा है। ये दिखाता है कि ये व्यंजन हमारी चेतना में कितनी गहराई तक बसा है। लेकिन अब बाजार की नजर इस पर भी पड़ गई है। कंपनियां अब इसे फ्रोजन फूड बनाने का सपना देख रहे हैं। ये बाजार की एक बहुत बड़ी विडंबना है। वो चाहते हैं कि हम पैकेट बंद समोसा लाएं और माइक्रोवेव में गर्म करके खा लें। पैकेट में समोसा मिल तो जाएगा, लेकिन उस कढ़ाई से निकलते हुए गर्मा गर्म समोसे वाली वो आत्मीयता, वो जीवंत अनुभव, वो सब कहाँ से लाएंगे? वो जो हलवाई की दुकान पर खड़े होकर 4 लोगों से बात करते हुए खाने का मजा है, वो माइक्रोवेव से कभी नहीं मिल सकता। सच में समोसा सिर्फ कैलोरी नहीं है, ये हमारा सामाजिक ताना बाना है। इसी वजह से आज तक बाजार कढ़ाई वाले समोसे का कोई असली विकल्प नहीं ढूंढ पाया है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बहुत ही दार्शनिक निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। हाँ, समोसा दरअसल भारतीय जीवन दर्शन का एक प्रतीक बन चुका है, जो हमें ये सिखाता है कि जो चीजें बहुत साधारण होती हैं, जिनमें कोई दिखावा नहीं होता, वही सबसे ज्यादा लंबी टिकती हैं। बाहर से थोड़ा सख्त और कुरकुरा, लेकिन भीतर से एकदम नरम और स्वादिष्ट। बिल्कुल। और उत्सव केवल मीठे से नहीं चलता, जीवन में भी सिर्फ मिठास हो तो उबन होने लगती है। जीवन के सही संतुलन के लिए नमक भी चाहिए। और भारत में उस नमक का सबसे भरोसेमंद और सर्वसुलभ स्रोत आज भी समोसा ही है। तो अगली बार जब सुनने वाले किसी त्योहार पर या यूं ही शाम की चाय के साथ समोसा खाएं,
तो शायद वो इसे सिर्फ एक स्नैक की तरह नहीं, बल्कि एक 1000 साल के इतिहास और एक मजबूत व्यवस्था के रूप में देखेंगे। मुझे भी यही लगता है। ये चर्चा चीजों को देखने का नजरिया जरूर बदलती है। और इस विश्लेषण के अंत में मैं सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, हमारे दैनिक जीवन और त्योहारों में ऐसे और कौन से साधारण व्यंजन या वस्तुएं हैं जिन्हें हम बहुत ही सामान्य मान लेते हैं, लेकिन वे बिना किसी प्रचार के बहुत ही खामोशी से हमारी संस्कृति, हमारी आदतों और हमारे आपसी रिश्तों को सबसे गहराई से परिभाषित करते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्रोत और एक नए दिलचस्प विषय के साथ।